हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो वन दरोगा से रिलेटेड गाइज, आज हमारा चैप्टर फोर्थ होगा, जो कि रिलेटेड है ग्रेविटेशन से। ग्रेविटेशन मतलब हो गया आपका गुरुत्वाकर्षण। तो वीडियो में जाने से पहले गाइज, अगर कोर्स एनरोल नहीं किया है तो आप ऐप पे जाके कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। 299 इसका प्राइस है। इसमें गाइज आपको कंप्लीट थ्योरी क्लासेज, उसके साथ चैप्टर के बाद आपको एमसीक्यू मिलेंगे। साथ ही जितने भी प्रीवियस ईयर में एग्जाम्स हुए हैं, जैसे वन दरोगा की बात करें तो वन दरोगा में जितने अवेलेबल आपके 18 शिफ्ट आई थिंक इसमें पेपर हुआ था, तो उससे जितने भी हमारे पास पेपर्स हैं वो सारे अपलोड कर दिए हैं। तो वीकली साथ में टेस्ट हैं। ये पूरा आपको कंप्लीट एक 299 के प्राइस पे मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो पे गाइज। सबसे पहले अगर देखें ग्रेविटेशन होता क्या है, देखिए किसकी बात कर रहे हैं हम आज। आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का मतलब हो गया है गुरुत्वाकर्षण। इससे पहले हम फोर्स को क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। अब तो फोर्स में ही ना ये ग्रेविटेशन जो होता है, गुरुत्वाकर्षण, ये भी एक टाइप का क्या होता है, बल होता है। तो ब्रह्मांड में प्रत्येक दो वस्तुएं एक दूसरे को क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। आकर्षित मतलब एक दूसरे को क्या करती हैं, वो अट्रैक्ट करती हैं। आकर्षण का यह गुण ही क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण। तो अट्रैक्टिंग फोर्स जो होता है उसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कह देते हैं। पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व बल या फोर्स ऑफ क्या कहा जाता है, ग्रेविटी। अब जैसे हम अगर एग्जाम्पल देखें, आपने एप्पल वाला एग्जाम्पल देखा होगा। सबसे पहले न्यूटन ने इसी को देख करके गुरुत्वाकर्षण बल की क्या की थी, इसके बारे में बताया था। ऐसे ही हम दूसरा देखें, जो रेनफॉल होता है गाइस। रेनफॉल का मतलब क्या हो गया, जो बारिश होती है आपकी, वो भी किसका उदाहरण है, तो ग्रेविटेशन फोर्स का उदाहरण है। नदियां जो बहती हैं, नदियां या कोई भी फ्लूइड बोलूं मैं, जो रिवर का फ्लो होता है, वो कभी आपने सोचा नीचे कोई क्यों होता है, क्योंकि आपका क्या है, उस पर ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो कहाँ की ओर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल होते हैं किसके, ग्रेविटेशन के। तो सिंपली हम अगर एक लाइन में बोले, पृथ्वी द्वारा किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण। और जिस बल से करेगा वो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाएगा। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का क्या दिया था, लॉ। इसी को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। दो वस्तुओं के बीच, देखो सिंपल आप याद रख लेना एक फॉर्मूला, F बराबर G m1 m2 अपॉन क्या हो जाता है आपका, R²। अब ये m1 m2 क्या है, कोई भी दो आपके क्या है, आपस में मैटर हैं। ये दो कोई पिंड हैं जो एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर रखे हैं। पहले वाले का जो मास है वो m1 है, और दूसरे वाले का मास जो क्या है, m2 है। तो दो पिंडों के बीच या दो वस्तुओं के बीच जो भी आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, वो किसके इक्वल होता है, दोनों के मासेस के प्रोपोर्शनल, समानुपाती, और इनके बीच की दूरी के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब क्या हो गया, जितना भारी होगा मास, मास जितना ज्यादा होगा, उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन दोनों के बीच की दूरी जितने पास लाओगे, उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। देखो, आर की वैल्यू कम है तो बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन आर को बढ़ा दोगे, अगर इन दोनों को दूर दूर ले जाओगे, तो ये आर बढ़ जाएगा, और आर के बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये आया हुआ है जी। इस जी को क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक हो गया, क्या बोला जाता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, या इसे ही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू याद रखनी है सबसे पहले तो गाइज आपको, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब यूनिट देखो, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप निकाल भी सकते हो। ये जी को अगर इधर ही ले जाते हो आप, जी को इधर ही छोड़ दो, तो यहाँ क्या है, एफ, एफ के साथ R² चला जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2। तो यहाँ से यूनिट निकाल सकते हो। देखो, एफ न्यूटन में होता है, आर मीटर में होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन मास जो होता है उसे क्या कहा जाता है, किलोग्राम स्क्वायर कहा जाता है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं गाइज। दूसरा क्या है, देखो गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय बल है। क्वेश्चन पूछे अगर ये किस टाइप का बल है, तो एक सेंट्रल फोर्स होता है। इसी बल के कारण सौरमंडल में उपस्थित ग्रहों की गति में क्या होता है, कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। कभी भी आपके ग्रहों की गति के बारे में पूछे ना, क्या संरक्षित रहता है, तो आप याद करके आओगे, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्या रहता है, आपका कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट है मुक्त पतन।
मुक्त पतन का मतलब क्या होता है, इसे कहा जाता है फ्री फॉल। ये होता है गाइज आपका फ्री फॉल। अब फ्री फॉल का मीनिंग क्या हुआ, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से क्या कर देते हो, फेंक देते हो, तो ये क्या आ जाता है, फ्री फॉल की कंडीशन में आ जाता है। तो जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से गिरती हैं, तो वस्तुओं की ऐसी गति को क्या बोला जाता है, फ्री फॉल या मुक्त पतन कहते हैं। गुरुत्व जनित त्वरण, देखो हमने देखा था कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो यहाँ एक एक्सिलरेशन जनरेट हो जाता था। अब भैया ऐसे ही अगर मैं किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर डाल रहा हूं, तो ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के ग्रेविटेशन फोर्स के कारण नीचे को आ रही है। और अगर नीचे को आ रही है तो इसके ऊपर एक क्या लगेगा, एक्सिलरेशन जनरेट हो जाएगा। इसी एक्सिलरेशन को मैं क्या बोल दूंगा, स्मॉल जी कह देंगे। जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसके गिरने का वेग क्या होता है, बढ़ता जाता है। अर्थात उसकी गति में त्वरण उत्पन्न हो जाता है, एक्सिलरेशन आ जाता है। किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित किया जाता है। और ये होता किसके इक्वल है, तो स्मॉल जी इक्वल टू होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब अच्छा, कई बार बात होती है कि सर हम याद कैसे रखें, तो एक ना मेन फॉर्मूला याद रख लो। देखो एफ बराबर क्या होता था, तो आप बोलोगे सर एफ बराबर आपका होता था जी M1 M2 अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, यही होता था। लेकिन एफ बराबर हमने क्या पढ़ा है, एफ बराबर आपका m इंटू ए भी होता है। तो ए को मैंने जी लिख दिया, तो ये हो जाएगा जी एम इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप क्लियरली मेंशन है, देखो स्मॉल जी की वैल्यू आपकी आ जाएगी जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, यहां से आ गया आपका। अब देखो कैपिटल जी जो है ना, ये आपका किसी पर डिपेंड नहीं करता। कैपिटल जी अर्थ पर भी 6.67 इंटू 10⁻11 रहेगा। आप जुपिटर पे चले जाओ, मार्स पे चले जाओ, हर जगह इसकी वैल्यू सेम है। लेकिन ये स्मॉल जी को देखो, ये स्मॉल जी किस पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है दो पिंडों के। तो यहां से मेरा क्या हो जाता है, जैसे जैसे डिस्टेंस आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी, अगर ये बढ़ेगा तो जी की वैल्यू क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। पृथ्वी का द्रव्यमान तथा आर, पृथ्वी की क्या है यहाँ त्रिज्या है, पृथ्वी की सतह पर जी का मान कितना होता है, 9.8, इसी को हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं। अच्छा कैलकुलेशन में आप इस 9.8 को कितना ले लोगे, इसको हम ले लेते हैं 10। तो एक ही बात है, 9.8 एग्जैक्ट वैल्यू। यह वस्तु के आकार, आकृति, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, ना तो आपका क्या करेगा, वस्तु के आकार पर डिपेंड करेगा, ना उसकी आकृति पर, ना द्रव्यमान पर। देखो अब आप बोलोगे सर जी इज इक्वल टू, ये तो आया हुआ है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन भैया ये जो एम है ना, ये किसके लिए आया हुआ है, ये अर्थ के एम है। और पृथ्वी का द्रव्यमान तो कांस्टेंट होगा, यहाँ आपके ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा है। यह परिणाम परिमाण में उस बल के बराबर होता है जिस बल से पृथ्वी एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु को अपने केंद्र की ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। पृथ्वी की सतह पर विभिन्न स्थानों पर जी के मान में क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। तो ये क्या क्या चेंजेस होते हैं जी के मान में, देखो ये आप यहां से देखोगे और यहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है आप। गुरुत्वीय त्वरण के मान में स्थान परिवर्तन पर होने पर निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। पहला क्या, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान क्या हो जाता है, घटता है। जैसे जैसे आप क्या करोगे, सतह से ऊपर जाओगे, जैसे मैंने ये मान लिया देखो, या इधर ये मान लेते हैं, ये आपकी क्या है, अर्थ की सरफेस है। अब जैसे जैसे अर्थ की सरफेस से क्या किया जाएगा, ऊपर को जाया जाएगा, तो वैसे वैसे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ेगी, आर की वैल्यू इंक्रीज होगी। आर इंक्रीज होगा तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यही कह रहा है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। और जी डैश इस केस में जी 1 - 2h अपॉन क्या होता है, आर ई होता है। आर ई है जो आपका रेडियस ऑफ अर्थ, और 2h आप इस सरफेस से कितना ऊंचाई पर जा रहे हो, 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। पृथ्वी की सतह से अंदर जाने पर जी का मान क्या होता है, घटता है। अगर आप इससे डाउनवर्ड जा रहे हो, देखो क्या केस है, अगर पृथ्वी की सतह से ऊपर जाओगे तब भी जी की वैल्यू कम होनी है, अंदर की ओर जाओगे तब भी जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो दोनों केसेस में कम होती है, बस ये याद रख लो। फॉर्मूला इस केस में बन जाता है जी डैश इक्वल टू जी 1 - d अपॉन आर ई। लेकिन थर्ड केस क्या होता है, देखो ये हमारी अर्थ है। अब अर्थ में देखोगे ना, ये है इक्वेटर,
ये कौन सी रेखा होती है? भूमध्य रेखा होती है। भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर। और ये होते हैं मेरे क्या गाइज? पोल्स। पोल्स का मतलब क्या हो गया? ध्रुव हो गया। ध्रुव पर जो है ना, यहाँ जो जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है। जी यहाँ क्या होगा? मैक्सिमम होगा। लेकिन यहाँ जो जी है वो यहाँ इक्वेटर पर जी की वैल्यू क्या होती है? मिनिमम होती है। तो ये याद रखना है आप। दूसरी क्या बात याद रखोगे? अगर यहाँ जी मैक्सिमम है तो वेट जो होता है वो एम इंटू जी के इक्वल होता है। तो जी मैक्सिमम है तो वेट भी मैक्सिमम होगा। अगर पूछे आपका जो वेट है वो पृथ्वी पर कहाँ मैक्सिमम होगा, तो पोल्स पर आपको वेट मैक्सिमम लगेगा, जबकि इक्वेटर पर जो वेट होगा वो क्या लगेगा? थोड़ा कंपैरेटिवली कम लगेगा। लेकिन मास कभी चेंज नहीं होता है। इससे पहले चैप्टर में मैं आपको बता चुका हूं, मास नॉन चेंजेबल है। ये डब्ल्यू चेंज होता रहता है, वेट चेंज होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जी की वैल्यू चेंजेस होते रहेगी। ये अर्थ पर कुछ और होगी, 9.8 है। अगर मून पर चले जाओगे तो ये G/6 हो जाती है। तो इसकी वजह से वेट में चेंजेस आएगा, लेकिन मास में चेंज नहीं आता है। अगला है देखो आपका ग्रह। ग्रह का मतलब क्या हो गया? प्लैनेट्स। अब प्लैनेट्स की बात करें, ऐसे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं, ग्रह या फिर क्या कहलाते हैं? प्लैनेट कहलाते हैं। जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया, मरकरी हो गया, पृथ्वी हो गया, जुपिटर हो गया, ये सब ग्रह है। अच्छा, उपग्रह क्या है क्या पूछे? तो उपग्रह देखो, ये सन है। सन के चारों ओर जो आपका राउंड लगाएगा वो क्या कहलाएंगे? जैसे ये अर्थ मान ली मैंने, तो ये अर्थ हो गई आपकी क्या? ग्रह। इसके भी चारों ओर जो चक्कर लगाएगा, जैसे चंद्रमा हो गया, तो ग्रहों के चारों ओर जो क्या करता है आपका? चक्कर लगाता है, उसे सैटेलाइट कहा जाता है, उपग्रह कहा जाता है। ठीक हो गया। केपलर के ग्रह संबंधी नियम। अब केपलर भाई साहब आए तो इन्होंने बोला भैया ये जो अर्थ के, ये जो हमारे क्या है, प्लेनेट है, जो ग्रह हैं, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो ये भी एक नियम है इसका। ऐसा नहीं है कि कैसे भी ये चक्कर लगा लेंगे। तो इन्होंने सबसे पहले कितने नियम दिए पूछे? तो केपलर ने गति संबंधित कितने नियम दिए हैं? 3। पहला नियम बोला, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में क्या करता है? परिक्रमण करता है, तथा सूर्य इसके एक फोकस पर स्थित होता है। अगर ये यही हो गया सन, और ये इसका जो मार्ग होगा वो क्या होगा? इलिप्टिकल होगा, आपका दीर्घ वृत्ताकार होगा। दूसरा नियम बोला, यह ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल क्या करती है? तय करती है। समान समय में समान क्षेत्रफल का मतलब क्या है? देखो, ये आपका सन हो गया। अब ये जो ग्रह चारों ओर चक्कर लगा रहा है ना, इस तरीके से सपोज दैट चक्कर लगा रहा है, तो ये यहाँ इधर से इधर जाने में इसे जितना टाइम लगेगा, यहाँ पर जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, उतने ही समय में ये क्या करेगा? यहाँ की आपके डिस्टेंस को भी क्या करेगा? ट्रेवल करेगा। तो ऐसा पॉसिबल कैसे है सर? ऐसा इसलिए पॉसिबल है, जब ग्रह आपका सूर्य के पास होता है तो इसकी जो स्पीड होती है, ग्रह की स्पीड क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। लेकिन जैसे ही ये दूर जाएगा, तो दूर जाने पर इसकी जो चाल होती है वो चाल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो भैया यहाँ चाल ज्यादा हो गई, यहाँ चाल कम हो गई, तो ओवरऑल टाइम पीरियड देखोगे तो क्या आ जाता है? इक्वल आ जाता है। तो इसीलिए इसने बोल दिया, सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल क्या करती है? तय करती है। अर्थात dA/dt जो होता है वो आपका क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। तीसरा नियम क्या था? किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग। परिक्रमण मतलब कितने टाइम में ये ग्रह सूर्य का चारों ओर चक्कर लगा ले रहा है। तो T² जो होता है वो ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी के क्यूब के क्या होता है? समानुपाती होता है। T² प्रोपोर्शनल टू R³। सिंपल, ये याद रखना है आप। आर ग्रह व सूर्य के बीच की दूरी है। दोपहर के समय सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है, जिससे पृथ्वी पर आपतित सूर्य का प्रकाश दोपहर में क्या हो जाता है? महत्तम होता है, मैक्सिमम। मतलब ये ऐसी कंडीशन है जब एकदम पास आ गया है सूरज पृथ्वी के। और सूर्य और पृथ्वी जब एकदम पास आते हैं ना, ओवरऑल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं। एक अपसौर उपसौर होता है, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी हो तो उसमें यूज होती है ये टर्म्स। उपग्रह क्या होता है? देखो, उपग्रह मैंने आपको बता ही दिया, ऐसे आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर, किसी प्लेनेट के चारों ओर राउंड लगा रहे हैं, तो वो क्या होंगे? सैटेलाइट कहलाएंगे। ये दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक उपग्रह और दूसरा क्या होता है गाइस? कृत्रिम उपग्रह। अब प्राकृतिक उपग्रह कौन सा होगा? जो आपका प्रकृति ने दे दिया। जैसे हम बात करें अर्थ की, तो अर्थ का क्या होता है? अर्थ के चारों ओर आपका जो राउंड लगाता है वो क्या लगाता है? चंद्रमा लगाता है। ठीक है, मून लगाता है आपका। वहीं अगर मैं बात करूं जैसे गैनीमेड, तो बृहस्पति के लिए कौन लगाता है?
बृहस्पति का जो आपका उपग्रह है उसका नाम क्या है, गैनीमेड है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं किसकी, मंगल की, तो मंगल में क्या हो जाता है गाइज, एफडी सुना होगा आपने, फोबोस और डिमोस। एफ का मतलब क्या होता है, फोबोस, और डी का मतलब क्या हो जाता है, डिमोस हो जाता है। ये दो आपके चंद्रमा के उपग्रह हैं। और डिमोस इसमें पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह होता है। गैनीमेड जो होता है वो सबसे क्या होता है, बड़ा उपग्रह होता है। तो ये इस टाइप से आपके बहुत सारे, टाइटन होता है, ट्राइटन होता है, टाइटेनिया होता है, ये सब उपग्रहों के नाम है। लेकिन बुध और शुक्र ऐसे उपग्रह हैं, या ऐसे सेट क्या कहते हैं, प्लेनेट हैं, जिनका अपना कोई भी क्या नहीं होता है, उपग्रह नहीं होता है। तो ये होंगे प्राकृतिक उपग्रह। लेकिन फिर हमने क्या किया, जैसे हम पृथ्वी से क्या करते हैं, सैटेलाइट भेजते हैं, जब मौसम के बारे में जानकारी देने के लिए, या फिर लाइव टेलीकास्ट करवाने के लिए, तो इनको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोला जाता है। इनको क्या बोलेंगे, कृत्रिम उपग्रह बोलेंगे। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, जबकि इनसेट ए, ठीक है, इंडिया सैटेलाइट बी, इनसेट 2 बी, इनसेट 3 सी पृथ्वी के क्या होते हैं, कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह के प्रकार अब से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखो, पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह दो प्रकार के होते हैं। एक कहलाते हैं भू स्थिर उपग्रह, जिन्हें कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और दूसरे क्या होते हैं, ध्रुवीय उपग्रह, या फिर इनको कहते हैं पोलर सैटेलाइट। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, जियो सैटेलाइट कौन होते हैं, तो जिनका परिक्रमण काल ठीक पृथ्वी के अक्षीय गति के परिक्रमण काल, मतलब जितना रोटेशन पीरियड किसका है, पृथ्वी का है, उतना ही रोटेशन पीरियड इनका भी होगा। ये 24 घंटे में एक चक्कर क्या कर लेंगे, कंप्लीट लगा लेंगे। तो इनको कहा जाएगा क्या, जियो स्टेशनरी। और ये जियो स्टेशनरी क्यों बोला, कोई अगर दो कार है, ऐसे समझो, वो सेम स्पीड से चल रही हैं, तो ऐसा लगेगा कि दोनों कार रुकी हुई है। ऐसे ही पृथ्वी भी 24 घंटे में घूम ले रही है पूरा चक्कर, और ये सैटेलाइट भी 24 घंटे में पूरा कर ले रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि ये सैटेलाइट स्थिर सैटेलाइट है, स्टेशनरी है। इन्हीं का नाम क्या दे दिया, जियो स्टेशनरी। तो यहां से क्या पूछेगा, इनका टाइम पीरियड कितना होता है, तो आप सीधे बोलोगे इनका टाइम पीरियड 24 घंटे होता है। अगला, भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर प्रतीत होते हैं। इनसेट 2 बी तथा इनसेट 2 सी भू स्थिर उपग्रह है। ध्रुवीय उपग्रह ऐसे उपग्रह हैं जो ध्रुवीय कक्षा में उत्तर से दक्षिण दिशा में क्या करते हैं, परिक्रमण करते हैं। जैसे हमने अर्थ बना दी, तो अर्थ में ये हो गया क्या, उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, ये नॉर्दर्न पोल हो गया, और ये साउदर्न पोल हो गया। तो यहाँ जो ऐसे रोटेशन करेंगे आपके, ये क्या कहलाएंगे, पोलर सैटेलाइट हो जाएंगे। और वो थे आपके पृथ्वी के चारों ओर, जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। इनका आवर्तकाल लगभग कितना होता है, 84 मिनट होता है। मतलब ये 84 मिनट्स में अपना क्या कर लेते हैं, कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगा लेते हैं। PSLV, तो नाम ही यही है, देखो इसका गाइज क्या, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। श्रेणी के सभी उपग्रह क्या होते हैं, ध्रुवीय उपग्रह होते हैं। नोट क्या है, देखो, भू स्थिर उपग्रहों का उपयोग कम दूरी के लिए, जबकि ध्रुवीय उपग्रहों का उपयोग दीर्घकालिक पूर्वानुमान लगाने में किया जाता है। तो कम दूरी के लिए कौन से उपग्रह होते हैं पूछे, तो जियो स्टेशनरी। और एक लॉन्ग पीरियड के लिए या मौसम संबंधी जो होंगे, वो क्या होंगे, पोलर सैटेलाइट आपके हो जाएंगे। तो ये है हमारा क्या गाइज, इससे रिलेटेड। अब दूसरा क्या आता है, देखो, उपग्रह का कक्षीय वेग। कक्षीय वेग का मतलब हो गया क्या, आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी। किसी उपग्रह को ग्रह के चारों ओर उसकी कक्षा में स्थापित करने के लिए आवश्यक वेग उपग्रह का क्या कहलाता है, कक्षीय वेग। अगर आप अर्थ से किसी सैटेलाइट को भेज रहे हो, तो, और उसको क्या भेजा जा रहा है, इस तरीके से कि वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाए, तो उसको एक मिनिमम वेलोसिटी देनी पड़ेगी, जिससे कि वो अर्थ की जो क्लास है उसके अंदर उस रोटेट करते रहे। तो इस मिनिमम वेलोसिटी को ही क्या बोला जाता है, कक्षीय ऑर्बिटल वेलोसिटी या कक्षीय वेग कहते हैं। अभी एक पलायन वेग भी देखेंगे, वो भी इसी टाइप से होगा। कक्षीय वेग का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू √gm/r+h। आर यहाँ क्या है, देखो, r+h कक्षीय त्रिज्या उपग्रह के अंदर, h उपग्रह की हाइट है, ऊंचाई है, m जो है पृथ्वी का द्रव्यमान, और r है पृथ्वी की त्रिज्या। पलायन वेग की बात करें, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को ऊपर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए। अब अगर सपोज डेट ये आपका अर्थ है, और यहां तक आपका ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, मतलब यहां तक की चीजों को पृथ्वी अपने ऊपर खींच लेगी। जैसे आप बॉल को ऊपर को फेंकते हो, तो वो बॉल वापस कहाँ आ जाती है, नीचे आ जाती है। क्यों, क्योंकि ये पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर है। लेकिन अगर आप इसी बॉल को गाइज क्या कर दो, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर
पर सेकंड की स्पीड से ऊपर को फेंक दोगे तो ये इस क्षेत्र को पार करके यहाँ चले जाएगी। और जैसे ही ये पृथ्वी के इस गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करेगी, ग्रेविटेशनल एरिया को पार करेगी, तो फिर ये वापस नहीं आएगी आपकी, ये पृथ्वी के चारों ओर क्या लगाने लग जाएगी, चक्कर लगाने लग जाएगी। तो इसी को बोला जाता है पलायन वेग, द मिनिमम वेलोसिटी एट विच द ऑब्जेक्ट क्रॉस द ग्रेविटेशनल एरिया ऑफ द अर्थ या ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। तो इसी को एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। ये होता है √2 Gm/r। वैल्यू याद रखनी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, ये याद रखना, किलोमीटर पर आवर मत कर देना। उपग्रह के कक्षीय वेग v0 तथा पलायन वेग ve, ये रिलेशन बहुत पूछ लेता है। ve जो होता है आपका, ठीक हो गया, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटल जो होगी वो किसके इक्वल होती है, √2v0 के इक्वल होती है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, यहां से डायरेक्ट आप वैल्यू भी निकाल सकते हो। देखो vc की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 इंटू 11 पॉइंट क्या हो जाएगा 2। तो यहां से vc की वैल्यू आ जाएगी 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 22.4। तो ये 4 × 16, 4.5 के आसपास आपकी vc आ जाती है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये था हमारा गाइज पूरा का पूरा चैप्टर, किससे रिलेटेड, ग्रेविटेशन से रिलेटेड। अच्छा, यहीं पर ग्रेविटेशन से दूसरी चीज क्या याद रखनी है, देखो, अगर आप फ्रीली किसी बॉडी को क्या कर रहे हो, नीचे की ओर फेंक रहे हो, ठीक है, हमने क्या कर दिया, फ्रीली किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर फेंक दिया, तो क्या क्या चीजें होती है, देखो, सबसे पहले इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, देखो यहाँ किसी ना किसी वेग से आप फेंकोगे इसे यू, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन जैसे ही ये अर्थ पर टकरा जाएगा ना, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। जब भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर आता है तो ग्रेविटेशनल जी की वैल्यू किस में रखी जाती है, तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव रखी जाती है। यहाँ इस पॉइंट पर जब आपने रोका हुआ है इसे, यहाँ इसकी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाती है गाइज, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी किसी ऊंचाई पर। यहां जैसे ही जाओगे तो फिर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। लेकिन अगर इसके अपोजिट देखें हम, किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की ओर फेंक रहे हो, तो इनिशियल वेलोसिटी u 0 होगी और फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ पहुंचेगी है, ठीक है। दूसरा क्या याद रखना है आपको, जैसे ही ये मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचती है तो ऊपर को जा रहा है, ऊपर को जाने पर जी की वैल्यू क्या रखी जाती है, नेगेटिव रखी जाती है, ये भी आप याद रखोगे। अच्छा, यहां पर u की वैल्यू 0 रखना, ठीक है। v आपका कुछ ना कुछ होगा, किसी स्पीड से क्या करेगी, इधर नीचे टकराएगी। यहां आप क्या करोगे, u कुछ ना कुछ होगा, लेकिन यहाँ v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन कैसी है ना, ये न्यूमेरिकल पे भी डिपेंड करता है। अगर आप किसी वेग से फेंक रहे हो तो वो बोलेगा 2 मीटर हाइट तक गया, फिर 2 मीटर हाइट तक गया तो यहाँ इसकी वेलोसिटी कितनी थी पूछेगा, इस टाइप से। तो क्या पूछा है ये भी देखोगे, लेकिन मेन जो क्वेश्चन पूछता है, किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर से नीचे की ओर फेंक रहे हो तो जी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, और अगर आप नीचे से ऊपर को फेंक रहे हो तो जी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। फिर दूसरा क्या याद रखना है, हमेशा आपकी पोटेंशियल एनर्जी और जो स्टैटिक एनर्जी है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है, ये दोनों क्या होती है, इन दोनों का योग जो है वो संरक्षित रहेगा। मतलब अगर ई मैक्स है तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, यहां पर जाओगे जब टकराने वाली है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। अगर ये टोटल ना 20 जूल एनर्जी है, तो ये ऐसा अनुपात रहेगा इनका कि ये हमेशा 20 जूल ही रहेगा, ऐसा नहीं है कभी 21 हो जाएगा, कभी 19 हो जाएगा। तो ये चीजें याद रखनी है। दूसरा गाइस, यहाँ पर जी के मान में परिवर्तन से ना कुछ क्वेश्चन पूछता है, वो मैं लिख दे रहा हूँ आपका, देखो, जी के मान में परिवर्तन, पहला क्या पूछा जाएगा आपसे, पहला तो यही पूछ लेता है, मैक्सिमम कहाँ होता है और मिनिमम कहाँ होता है। तो देखो, जी मैक्सिमम जो होता है वो कहाँ होता है, तो आप बोलोगे पोल्स पर, पृथ्वी की बात कर रहा हूं, ठीक है। वहीं अगर जी मिनिमम की बात करेगा तो जी मिनिमम क्या होता है, कहाँ होगा गाइज, इक्वेटर पर। इक्वेटर का मतलब क्या हो गया, ये होता है आपका भूमध्य रेखा पर। तीसरा, पृथ्वी की अपनी क्या होती है गाइज, घूर्णन गति होती है, जिससे वो रोटेट करती रहती है ना, तो इस रोटेशन से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर जी का मान, ठीक है, यहां लिख देता हूं, अच्छा शून्य भी होगा, देखो जी की वैल्यू शून्य कहाँ होती है पूछ ले, तो जीरो कहाँ पर होती है, केंद्र पर। पृथ्वी का जो सेंटर है वहां क्या हो जाएगी आपकी, जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये याद रखना है आपको।
फिर उसके बाद और क्या याद रखेंगे? वैसे केंद्र पर भी जी अनंत पर रख दिया जाए, अगर आपका अनंत पर कोई रखी है वस्तु, तो वहां क्या हो जाएगा, जी की वैल्यू जीरो। लेकिन एनसीईआरटी जो फैक्ट्स बोलता है ना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जैसे ही आप केंद्र पर जाते हो पृथ्वी के, तो वहां जी की वैल्यू कुछ फील आपको होगी नहीं। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर, घूर्णन गति बढ़ने पर क्या हो जाता है, जी की वैल्यू में क्या आ जाता है, कमी हो जाती है। लेकिन अगर घूर्णन गति कम हो रही है, तो जी की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, बढ़ जाती है। घूर्णन गति मतलब गाइस रोटेशनल मोशन, जो पृथ्वी रोटेशन करती है, अगर इसका रोटेशनल मोशन जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाएगा, तो जी क्या करेगा, ज्यादा होगा। और अगर बढ़ जाएगा तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसमें ये भी आता है कि अगर पृथ्वी की कोणीय चाल 17 टाइम बढ़ा दी जाए, तो वो जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर पर वेटलेस की कंडीशन हो जाएगी, किसी भी पिंड को अपना वेट महसूस ही नहीं होगा। दूसरा आ जाता है लिफ्ट वाला केस, देखो, क्योंकि लिफ्ट से भी हमारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, लिफ्ट वाला केस कैसे देखना है, देखो। अब लिफ्ट में पहला केस क्या बनेगा, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही होती है। अगर आपकी जो लिफ्ट है वो कहाँ की ओर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, तो आप मुझे सीधे से ये बताओ, जब दूरी बढ़ेगी, धीरे धीरे दूरी बढ़ेगी, तो जी के मान में क्या हो रही थी, कमी हो रही थी ना। लेकिन यहाँ उल्टा कर दोगे आप, ऊपर की ओर जब भी जाएगी लिफ्ट, तो वेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इंसान को अपना वेट क्या लगेगा, बढ़ा हुआ लगेगा। लेकिन अगर मैं वहीं पर बात करूं, लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है, अभी मैं एक समान गति की बात नहीं कर रहा हूं, लिफ्ट अगर आपकी क्या आ रही है, नीचे की ओर आ रही है, तो जो वेट है वो कैसा महसूस होगा, कम महसूस होगा। वेट क्या होगा, इंसान को कम महसूस होगा। लेकिन अगर लिफ्ट एक समान वेग से जाए, चाहे वो ऊपर जाए या नीचे जाए, एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है, वेग मतलब वेलोसिटी, एक समान वेग पर है, तो क्या हो जाएगा, ना तो भार कम लगेगा और ना ही भार क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। नो चेंज होगा आपका, नो चेंज हो जाता है, ये याद रखना है आपको। तीसरा क्या हो जाएगा, अगर लिफ्ट की डोरी टूट जाए, फ्री फॉल हो जाए, मतलब क्या, लिफ्ट लिफ्ट मुक्त अवस्था में गिर जाए, मुक्त मतलब फ्रीली, उसके ऊपर कोई वेट काम ही नहीं कर रहा, लिफ्ट मुक्त अवस्था में हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा गाइस, भारहीनता, वेटलेस हो जाएगा। वेट लेस की क्या आ जाती है, कंडीशन आ जाती है, मतलब डोरी टूट गई है, तो पिंड की भांति नीचे गिरेगा मुक्त पिंड की तरह, और ऐसी स्थिति में जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसे भारहीनता की कंडीशन कहते हैं। पांचवा कंडीशन क्या याद रखनी है आपको, देखो, अगर नीचे उतरते समय क्या हो जाए, त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए। देखो, एक नॉर्मल होगा, जी जो है, जी ऑफ लिफ्ट जो है वो ग्रेटर हो जाए स्मॉल जी से, ये ज्यादा हो जाएगा, तो जो व्यक्ति है, जो ऑब्जेक्ट है, वो क्या हो जाएगा, वो लिफ्ट से जा टकराएगा, लिफ्ट की छत पर टकरा जाएगा। तो ये था गाइज आपका क्या, पूरा का पूरा थ्योरी सेक्शन, जितने भी ग्रेविटेशन से आपके क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में गाइज हम इसके देखेंगे न्यूमेरिकल्स को, हिंदी इंग्लिश दोनों होंगे। तो अगर कोई भी डाउट है आपका, तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। अगर कोर्स आपको ज्वाइन करना है गाइज, तो कमेंट बॉक्स पे ही ऐप की लिंक दी हुई है, और अगर नहीं है तो आप ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 8218642689। यहाँ कंप्लीट आपको थ्योरी प्लस नोट्स और साथ में आपके जो लेक्चर्स हैं, पीडीएफ्स हैं, वो सारी प्रोवाइड हो जाएंगी। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स, हैव अ गुड डे।